एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 2 दैट इज़ बचपन। बचपन की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये कह रही हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कि वो अपने बचपन के बारे में आपको बताना चाहती हैं। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। यानी कि उनकी उम्र इतनी है जितनी अपनी दादी यानी कि आपकी दादी या नानी की हो सकती है। बड़ी बुआ यानी कि आपके पापा की बुआ, जिसको आप बड़ी बुआ कहेंगे, या बड़ी मौसी यानी कि आपकी मम्मी की मौसी, तो उनको बड़ी मौसी कह सकते हैं, या पापा की मौसी। ठीक है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं, क्योंकि वो खुद कह रही हैं कि मैं इतनी बड़ी हूँ, तो उनको सब परिवार में जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों में कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी कि अब उनको खुद महसूस होने लगा है कि वो बड़ी हो गई हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी कि जैसे अभी चल रहा है 2023, और जब अगर वो 90s में 1985 1975 ऐसे पैदा होती हैं तो वो पिछली शताब्दी की हो गई। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। यानी कि पहले अलग तरीके का फ़ैशन था, अब अलग तरीके का फ़ैशन है। उस तरीके से अलग अलग बदलाव आते रहते हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, यानी कि डार्क कलर के कपड़े वो पहनती रही हैं, और सब तरह के कलर वो पहन रही हैं। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग, यानी कि हल्के हल्के रंग पहनने की उनकी इच्छा होती है। चटक भटक के कलर पहनने की अब उनकी इच्छा नहीं होती है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। इट मीन्स आप तो जानते ही हैं कि नया नया फ़ैशन आता है तो नए नए कपड़े सब पहनते ही हैं, जिस तरीके से फ़ैशन चेंज होता है। पहले फ़्रॉक, जब बच्चे छोटे होते हैं तो फ़्रॉक पहना करते थे, अब तो नए नए फ़ैशन के और कपड़े आ जाते हैं। पहले जो लड़कियां होती थी फ़्रॉक ही पहनती थी। निक्कर बाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते, यानी कि जितने भी फ़ैशन में चले उनकी एज के अकॉर्डिंग जो फ़ैशन चलता था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कपड़े पहने हैं। देन बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अभी तक याद हैं। जैसे होता है ना, जब अभी आपको कुछ कपड़े बहुत पसंद होते हैं और जब आप बड़े हो जाओगे तब आप कहोगे कि नहीं, वो शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वो फ़्रॉक मुझे बहुत पसंद थी, वो टी शर्ट मेरी बड़ी अच्छी थी। इस तरीके से उनको भी अपने कुछ फ़्रॉक बहुत अच्छे से याद है। जैसे हल्की नीली पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ वाला फ़्रॉक, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। तो उनकी जो फ़्रॉक है उसके बारे में वो बता रही हैं कि एक ऐसा फ़्रॉक था, और कुछ फ़्रॉकें वो ऐसी बता रही हैं जो उनको अभी भी याद है। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। यानी कि फ़्रॉक के ऊपर, जैसे शर्ट में एक पॉकेट होती है उसी तरह फ़्रॉक के ऊपर एक जेब हुआ करती थी जिसमें हम रुमाल रखते थे। ठीक है। और बालों में रंग बिरंगे रिबन का यूज़ करते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके जिसके नीचे फ़र टंगी थी। उनके पास गर्म फ्रॉक भी हुआ करते थे जिनमें नीचे फ़र होती थी। ठीक है। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का, अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। कोटी कहते हैं जैकेट को। ठीक है। कि अंदर तो दूसरा ड्रेस होता है और उसके ऊपर उसकी एक जैकेट होती है। आप चाहो तो उसको अलग भी कर सकते हो, चाहो तो उसके साथ भी पहन सकते हो। ठीक है। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मोजे क्या थोड़े से मोटे होते हैं, तो जो हम गर्मियों में पतले मोजे पहनते हैं, बारीक मोजे जिसमें गर्मी नहीं लगे, उन्हें हम स्टॉकिंग कहते हैं। बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे, वे नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। तो अब आप इतना समझ रहे हो कि पिछले शताब्दी की हैं, तो उस टाइम में इतनी वॉशिंग मशीन्स और ये सब नहीं होती थी। अगर किसी को कपड़े धोने में दिक्कत है तो वो नौकर या नौकरानी लगा के रखते थे। ठीक है। आजकल तो हर घर में वॉशिंग मशीन होती है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हर कोई मशीन लगाई कपड़े धुल जाते हैं। तो ये कह रही है कि हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, हम किसी नौकर या नौकरानी को नहीं दे सकते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, यानी कि सब बच्चे अपने मोजे खुद धोते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। इट मीन्स वो अपने जूते भी खुद पॉलिश करते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। यानी कि जब वो जूतों को सबसे पहले कपड़े या ब्रश से लगाते तो उसके बाद पॉलिश करते तो अच्छी चमक आती थी। सर बार मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ठीक है। आज भी उनको अच्छा लगता है क्योंकि उस दिन याद आ जाते हैं, तो बूट पॉलिश करके उनको आज भी मज़ा आता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, नई नई चीज़ें आती हैं और वो पहले से अच्छी होती है। इट मीन्स अच्छी का मतलब पहले से किफ़ायती होती है और सस्ती भी होती चली जाती है, तो वो आज आरामदेह है।
यानी कि उन शूज़ में आराम मिलता है। हमें जब नए जूते मिलते हैं उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। उस समय में जो जूते होते थे उनसे छाले हो जाया करते थे, अब नहीं होते हैं। तो अब वो छालों के लिए क्या करते थे, जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, यानी कि जब भी छाले होने लगते तो जिस जगह छाला हुआ उस जगह रुई रख लेते थे, तो छाले में आराम पड़ जाया करता था। ठीक है। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यानी कि आज जो आपका बचपन है उसमें हर पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि आपको ज़रा भी कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन पहले के जो होते थे, अगर पेरेंट्स चाहें तो भी इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो जो अवेलेबल होता था वो करते थे। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। अब आप सोचो कि अगर आपको ऑयल पीना पड़े, तेल पीना पड़े, तो आप कैसे क्यों पी सकते हैं? आजकल के बच्चे तो खाना ही नहीं खाना चाहते, ऑयल पियेंगे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान बने रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। यानी कि उनको देखते ही उनको उबाकी आने लगती कि अब ये पीना पड़ेगा। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते, वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यानी कि वो ये कह रही है कि अब आज के बच्चे भी तो नहीं पी रहे हैं कुछ भी, तो भी ठीक ही रह रहे हैं ना। तो अगर हम भी नहीं पी रहे होते तो कोई बात नहीं। तो मैं बताऊंगी कि हमारे समय में तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। अब आजकल के बच्चे तो कुछ अलग ही चीज़ें पसंद करते हैं। सबको मोबाइल पे गेम खेलना पसंद होता है। उस टाइम तो इतने गैजेट्स होते ही नहीं थे, तो बच्चे क्या कॉलोनी में खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। थोड़े अच्छे जिनके पास गैजेट्स थे तो वो और अच्छे थोड़े गेम खेल लेते थे। ठीक है। जैसे याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन एक बड़ा सा म्यूजिक का गैजेट हुआ करता था। ठीक है। वो ज़्यादा प्रचलन में था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, तब कुल्फ़ी मिला करती थी, अब तो आइसक्रीम के कई फ्लेवर्स आ गए हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। यानी कि तब कचौड़ी समोसे का शौक हुआ करता था, अब तो बच्चे पेटीज़ खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। यानी कि बच्चों को पहले शौक होता था शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत का, अब तो सबको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोक और पेप्सी चाहिए। उन दिन कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। यानी कि उनके टाइम में जो कोल्ड ड्रिंक मिलती थी उसको लेमनेड या विमटो कहते थे। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बैंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। उस टाइम में कुछ वैरायटीज इन लोगों को मिल जाती थी, जिसका इन्होंने यहाँ पे बताया है कि चॉकलेट और पेस्ट्री ये इनको मिल जाती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है। एक शिमला मॉल, ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे एक मॉल है जिसका नाम है शिमला मॉल, और वहाँ पे ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी लगती थी इनकी। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहाँ से उतराई उतरते और मॉल पर। यानी कि पास ही घर था तो वो उसका रास्ता बता रही है कि एक छोटी सी चढ़ाई चढ़ते थे, उसके बाद गिरजा मैदान और एक छोटा सा उतरना था और मॉल पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। इट मीन्स बहुत सारी वैरायटियाँ हमें वहाँ देखने को मिलती थी और उनकी खुशबू भी आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। ठीक है। लेखिका भी चॉकलेट और टॉफ़ी की बहुत शौकीन थी, जैसे सब बच्चे होते थे, और उनके पास ढेर भी रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती। रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले खाती। यानी कि जैसे बच्चे तो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं कि कहीं कोई ले लेगा, मांग लेगा, लेकिन वो ऐसे नहीं खाती थी। वो खाना खाने के बाद जब वो फ्री हो जाती थी तब जाके वो उसको खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। शिमला का एक फल है, इसको काफ़ल ही कह रहे हैं, और ये होता था खट्टा मीठा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, रसमल। ठीक है। सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। इट मीन्स ये बहुत टेस्टी होता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार के मुंह में। ठीक है। चेस्टनट एक और चीज़ है जो आग पर भूनकर और छिलके उतार के खाया जाता था, बहुत ही टेस्टी हुआ करता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। यानी कि चना जोर गरम होता है कि चने को थोड़ा सा दबा लेते हैं हाथ से और उसमें मसाला डाल के खाते हैं, उसे कहते हैं चना जोर गरम। तो ये सब उस टाइम भी फेमस था, लेकिन ये आज भी मिलता है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल है। यानी कि पुड़िया को कैसे बनाया जाता है, एक पेपर को आप नीचे से लपेटते हैं और उसको राउंड राउंड घुमाते हैं तो वो नीचे लिपट जाता है, जैसे आजकल पॉपकॉर्न। लेकिन पॉपकॉर्न की भी वैसी पुड़िया नहीं आती है, सब रेडीमेड आती है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी के चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ठीक है। ऊपर से उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती थी
और नीचे से बिल्कुल बंद होती थी, कोई चना नीचे गिर नहीं सकता था। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उस दिन स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये एक फेमस सॉन्ग था फिल्म क्रांति का, आई थिंक फिल्म क्रांति का। तो उस टाइम में ये बड़ा फेमस था और हर बच्चे को ये आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, यानी कि किसी को तेज़ खाना पसंद है तो वो तेज़ खाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, यानी कि बच्चे खाते रहते और घूमते रहते। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी, यानी कि खाते जाते चलते जाते। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। जैसे लेखिका बता ही रही है, बार बार शिमला आ रहा है, तो ये शिमला में रहती थी और शिमला तो वैसे ही बड़ी सुंदर जगह है, तो वहाँ पे घोड़े वगैरह सब मिलते हैं, तो हर बच्चे को कभी ना कभी घोड़े पर बैठने का मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, यानी कि हमें लगता कि घोड़े कुछ कम होते हैं, मतलब उनमें कोई ख़ास बात नहीं है, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी बन मतलब जब ननिहाल की बात करेंगे तब उनकी बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। ठीक है, शिमला में एक बहुत अच्छा चर्च बना हुआ है और वहाँ की जो घंटियाँ हैं ये उनके बारे में बता रही हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। जब आप भी देखते हो कि जब सूर्यास्त दिखता है तो ऑरेंज कलर की धारियाँ आसमान पे दिखने लगती है तो कितनी सुंदर लगती हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते। अब वहाँ तो पहाड़ ही पहाड़ है, तो पहाड़ बहुत ही हल्के हल्के जब दिखते हैं ब्राउन कलर के, कितने सुंदर लगते हैं। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी, यानी कि धीरे धीरे लाइटें जलने लग जाती हैं। रिज पर की रौनक, माल की दुकानों की चमक के क्या कहने। तो रात होती है, मार्केट में निकलते हैं, मार्केट कैसे जगमग करते हैं, तो बस वही मार्केट की रौनक। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ पर उभरता कोलाहल। अब यहाँ पे जैसे शिमला तो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, तो वहाँ पे लोग रात में भी देखने के लिए निकलते हैं। सरवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। यानी कि स्कैंडल पॉइंट जो जगह है उसके सामने एक दुकान है और उस पर एक मॉडल था शिमला कालका ट्रेन का। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, यानी कि एक जैसे टॉय ट्रेन होती है उस प्रकार का ये मॉडल है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंग है, बिल्कुल रेलवे लाइन की कॉपी ये वहाँ पर बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब वो काफ़ी तेज़ वाली तेज़ थी। अब तो मेट्रो और बुलेट ट्रेन आ गई हैं, उस टाइम में काफ़ी तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। ठीक है, यानी कि हवाई जहाज़ को हम बहुत दूर से देखते हैं तो कैसा लगता है, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है पंख फैला के बहुत बड़ा सा। यह देखो और वह भी गायब, यानी कि वो फटाक से निकल जाता है। हाँ, उसकी स्पीड इतनी तेज़ लगती। ठीक है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो कभी नहीं भूलती, मुझे कभी नहीं भूलती। ठीक है, एक और शॉप है जो उनको याद है। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। ठीक है, जहाँ उन्होंने पहला चश्मा बनवाया था, ये वो दुकान थी। वहाँ अंग्रेज आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो अब इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से रह रही हैं। ठीक है, शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब भी कभी हमारे नया नया चश्मा लगता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वजन रख दिया हो किसी ने आँखों पे। ठीक है, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है। तो शुरू शुरू में चश्मा लगाना इनको भी बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। अब उस समय तो चश्मा लगाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, अब तो क्या है, बच्चे के चश्मा लग गया है, लेकिन उस टाइम में बहुत बड़ी बात होती थी। हर आदमी ऐसे दिखता था क्या हो गया, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ठीक है, जैसे लोग के उनको तरह तरह की एडवाइस देते कि अरे अभी तो छोटे हो, अभी से कहाँ ऐनक लगा रहे हो, दूध पिया करो, ये खाया करो। तो डॉक्टर साहब को कह देते हैं कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि रेगुलर पहनोगे तो थोड़े दिन में चश्मा उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, क्योंकि सारे आँखों के डॉक्टर यही बात कहते हैं कि हाँ चश्मा उतर जाएगा, लेकिन उतरता तो है ही नहीं। नंबर बस कम ही होता रहा, नंबर कम होता है। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें दिन की रोशनी में करना चाहिए। अगर हम रात में कोई काम करते हैं तो उसका हमारी आँखों पर बहुत फ़र्क पड़ता है और हमारा नंबर कभी कम नहीं होता, आँखें जल्दी ख़राब होती हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा,
देखो देखो कैसी लग रही है। ठीक है, अब बराबर के भाई बहन तो सब एक दूसरे को परेशान करते ही रहते हैं। तो इनका जो एक चचेरा भाई था उसने भी इनको परेशान किया और क्या कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उन्होंने एक बढ़िया शेर बनाया कि आँखों पे चश्मा क्यों लगाया है, ताकि उसको दूर की सूझे, यानी कि लंबी लंबी दूर की बातें सोचे, अच्छा सोचे, बड़ी बड़ी बातें सोचे इसलिए। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। तो भाई बहन होते हैं बराबर के, वैसे ही चढ़ाते हैं। मैं खिजी कि मुझ पर ही क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। यानी कि उनको जब लग रहा था कि मेरी मजाक बन रही तब तो उन्हें बुरा लग रहा था, लेकिन जब उन्हें शेर अच्छा लगा कि क्या तुकबंदी की है तो वो बुरा नहीं था। वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। ठीक है, जब हमें कोई चीज़ लगती है ना कि यार हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे, तो हम क्या करते हैं, आईने के सामने जाके देखते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, अरे ये ठीक है क्या, ये ठीक है क्या। ऐसे कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। इट मीन्स कई बार उतारी, कई बार पहनी और देखा कि मैं कैसी लग रही हूँ। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। यानी कि जब उनको लगा कि यार वो कह के गया है मेरे को, मेरा चचेरा भाई, कि मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ, तो उनको शक हुआ कि कहीं मैं सच में तो लंगूर जैसी नहीं लग रही हूँ। तो उन्होंने उसको चश्मे को कई बार पहना और कई बार उतारा। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। ठीक है, अच्छा भी और मजाकिया भी। ठीक है, चश्मे के साथ आप एक जैसे टोपा जैसा लगाओगे तो कैसा लगेगा, कभी तो अच्छा भी लगता है, कभी कभी हंसी भी आती है। ठीक है, तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जब कंटिन्यू हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं और वो फिर कुछ टाइम के लिए बंद करें तो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे चश्मा है, जो व्यक्ति चश्मा लगाता है उसको तो ऐसा लगता है जैसे चश्मे के बिना है ही नहीं। हम भी उसे बिना चश्मे के देखेंगे तो ऐसा लगेगा बदला बदला सा, कुछ खालीपन सा उसके फेस पे। तो याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियाँ रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। यानी कि ये कह रही है कि अगर सिर पर दुपट्टा ओढ़ो तो वो अलग लगता है, और कहाँ एक टोपियाँ ओढ़ो, ठीक है, सहज सहज सी लगती है, उतार लो चढ़ा लो इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी जो राइटर हैं, लेखिका हैं, वो है कृष्णा सोबती। मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़